हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका हमारे यूट्यूब चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। सब्जेक्ट्स इकोनॉमिक्स, क्लास 12th, चैप्टर्स थर्ड सेकंड पार्ट का, यानी कि टोटल 8वां चैप्टर्स मुद्रा और बैंकिंग। मुद्रा और बैंकिंग आपके 12th क्लास में जहां इकोनॉमिक्स में है, वहीं 10th क्लास में यह चैप्टर सेम नेम से 10th क्लास में सोशल साइंस में मिलेगा। अर्थशास्त्र के सोशल साइंस में यही चैप्टर सेम चैप्टर्स मिलेगा आपको 10th क्लास में, मुद्रा और बैंकिंग। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय को परिभाषित कीजिए। वस्तु विनिमय को परिभाषित कीजिए पूछा है। या तो हम इसमें दो चीजें हैं, या तो वस्तु विनिमय की परिभाषा दे सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि वस्तु विनिमय किसे कहते हैं, उसका अर्थ बता दीजिए। परिभाषित कहा है उन्होंने, ठीक। तो वस्तु विनिमय होता क्या है? प्राचीन काल में जब मुद्रा चलन में नहीं थी, प्राचीन काल में जब मुद्रा चलन में नहीं थी, तो जो उत्पादन होता था वो वस्तुओं में उत्पादन होता था, और आदमी एक वस्तु का प्रयोग करके थक जाता है तो एक्सचेंज कर लेता था, यानी कि एक वस्तु या सेवा का दूसरी वस्तु या सेवा से जो विनिमय होता था उसी को हम वस्तु विनिमय कहते हैं। तो हम कह सकते हैं प्रोफेसर जेवंस ने वस्तु विनिमय की जो परिभाषा दी है वो कहा है कि तुलनात्मक कम आवश्यक वस्तु का, यानी कि वस्तुओं की तुलनात्मक कम आवश्यक वस्तु का तुलनात्मक अधिक आवश्यक वस्तु से, जो व्यक्ति के पास ज्यादा चीज होती है वह उसके लिए कम जरूरी होती है, और जो नहीं होती वो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो जो कम आवश्यक वस्तु है, हमारे पास कम वस्तु है नहीं, ज्यादा वस्तु है, उसको बदले में जो कम वस्तु है, हमें जिसकी नीड है वस्तु की, उससे एक्सचेंज जो किया जाता है वो वस्तु विनिमय कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है, मुद्रा क्या है? मुद्रा को परिभाषित कीजिए। तो मुद्रा क्या है? मुद्रा वह, प्रोफेसर किल्ले ने कहा है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे तथा राज नियम द्वारा परिवर्तनीय हो। यानी कि कहने का मतलब है कि मुद्रा वह कोई भी ऐसी वस्तु है जो कि मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा का कार्य करे का मतलब धन का हस्तांतरण हो, मूल्य मापक हो, विनिमय का माध्यम हो, ठीक, मुद्रा का कार्य करे तथा राज नियम द्वारा परिवर्तनीय हो, और वह जहां पर भी चलाई जा रही है उसके राजा के द्वारा हस्ताक्षरित हो, प्रमाणित हो कि कोई भी व्यक्ति इसको इतने रुपए में लेने से मना नहीं कर सकता। तो यह तो रही प्रोफेसर किल्ले की परिभाषा। और मुद्रा क्या है? तो लिखा हुआ है, मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो समाज में विनिमय का माध्यम, मूल्य के मापक, स्थगित भुगतान तथा मूल्य संचय के माध्यम के रूप में स्वतंत्र, विस्तृत तथा सामान्य रूप से लोगों के द्वारा स्वीकार की जाती है, यानी कि लोग लेने से मना नहीं करते। नेक्स्ट है, नगद आरक्षित अनुपात क्या है? नगद आरक्षित अनुपात क्या होता है कि जो व्यापारिक बैंक होती हैं या जो भी बैंकें होती हैं, उन बैंकों के पास जो कुल जमा राशि होती है, उस कुल जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत उन्हें केंद्रीय बैंक के पास कानूनी रूप से जमा करना होता है, उसी को नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं। नेक्स्ट है, वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष या सीमाएं बताइएगा। तो वस्तु विनिमय प्रणाली जो थी उसमें काफी सारे दोष थे या सीमाएं थी उसकी। तो उसमें 6 दोष थे। पहला दोष था दोहरे सहयोग का अभाव, दूसरा मूल्य मापक यंत्र का अभाव, तीसरा वस्तु विभाजन में कठिनाई, चौथा संचय में कठिनाई, पांचवा स्थानांतरण में कठिनाई, छठवां भावी भुगतान में कठिनाई। नेक्स्ट है, रेपो दर क्या है? रेपो दर क्या है कि रेपो दर वह दर होती है जिस पर केंद्रीय बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को पैसा अल्पकालीन ऋण के रूप में देती है। दूसरा है रिवर्स रेपो रेट। से आप क्या समझते हैं? रिवर्स रेपो रेट, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, रिवर्स जो रेपो रेट है उसका रिवर्स हो रहा है। रिवर्स का मतलब उल्टा। तो वहां पे लिखा था, रेपो रेट में लिखा था हमने कि रेपो रेट वह रेट होती है
जिस पर केंद्रीय बैंक अनुसूचित बैंकों को पैसा अल्पकालीन ऋण के रूप में देता है। तो यहां उल्टा कर दीजिएगा, रिवर्स रेपो रेट या रिवर्स रेपो दर वह दर होती है जिस पर वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक को पैसा उधार देती हैं या ऋण के रूप में देती हैं। सामान्यतः सरकारी प्रतिभूतियों के बदले में देती हैं वो। ठीक। बैंक दर को परिभाषित कीजिए। बैंक दर क्या होती है? बैंक दर वह दर होती है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के प्रथम श्रेणी के व्यापारिक बिलों को पुनः कटौती करता है। मुद्रा गुणक क्या है? मुद्रा गुणक को साख गुणक भी कहा जाता है। यह बताता है कि किसी बैंक के पास नगद जमा का कितना गुना साख सृजन किया जा सकता है। विमुद्रीकरण किसे कहते हैं? विमुद्रीकरण किसे कहते हैं? विमुद्रीकरण से तात्पर्य किसी मुद्रा इकाई से कानूनी मुद्रा का दर्जा छीन लेने की प्रक्रिया है। यह तब होता है जब राष्ट्रीय मुद्रा में कोई परिवर्तन होता है, मुद्रा के वर्तमान स्वरूप को प्रचलन से हटा दिया जाता है और समाप्त कर दिया जाता है, जिसे अक्सर नए नोटों या सिक्कों में बदल दिया जाता है। जैसा कि हमारे मोदी जी की सरकार में अभी 500 और 2000 रुपए के 500 और 1000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया था और उनकी जगह पर नए 500 और 2000 रुपए के नोट जारी किए गए थे। तो यह एक विमुद्रीकरण का उदाहरण है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन से, व्यावसायिक बैंक से आप क्या समझते हैं? इसके प्रमुख कार्यों को वर्णन कीजिए। तो व्यावसायिक बैंक क्या होता है? कोई भी बैंक जो कि सामान्य बैंकिंग संबंधी कार्य करता है, कोई भी बैंक जो कि सामान्य बैंकिंग संबंधी कार्य करता है, वह व्यापारिक या व्यावसायिक बैंक कहलाता है। व्यावसायिक बैंक के कार्य, कोई भी व्यापारिक या व्यावसायिक बैंक निम्नलिखित कार्यों को करता है। नंबर 1, जमाएं स्वीकार करना। प्रत्येक व्यापारिक बैंक जनता से उनके अतिरिक्त पैसे को विभिन्न खातों के माध्यम से जमा के रूप में स्वीकार कर उस पैसे पर ब्याज देती है। जिन खातों के माध्यम से पैसा जमा कराती है वो हैं घरेलू बचत खाता नंबर 1, नंबर 2 चालू खाता, नंबर 3 गोलक खाता, नंबर 4 आवर्ती जमा पत्र और नंबर 5 सावधि जमा खाता। ऋण देना, नंबर 2 एडिंग ऋण देना। व्यापारिक बैंक जहां जनता के अतिरिक्त पैसे को जमा के रूप में स्वीकार करती है, वहीं जरूरतमंद लोगों को अनेक प्रकार से अल्पकालीन ऋण देती है। नंबर 1 नगद साख द्वारा, नंबर 2 ओवरड्राफ्ट या अधिविकर्ष की सुविधा के द्वारा, नंबर 3 हुंडियों या व्यापारिक पत्रों को बनाकर, नंबर 4 कंपनी के अंशों, गोदामों की रसीदों, रेल की बिल्टी, कच्चे व पक्के माल, प्रतिभूति आदि को गिरवी रखकर अग्रिम तथा ऋण देते हैं। व्यापारिक बैंक विनिमय पत्रों को बनाने तथा उनके क्रय विक्रय करने का कार्य भी करते हैं। इसके बाद में नंबर 3 एजेंसी संबंधी कार्य। व्यापारिक बैंक एजेंट के रूप में निम्नलिखित कार्य भी करते हैं। एजेंट के रूप में, अब एजेंट के रूप में कर रहे हैं तो नंबर 1 व्यापारिक बैंक अपने ग्राहक के पैसे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का कार्य करते हैं, जिसे धन का स्थानांतरण कहते हैं। नंबर 2 विनिमय साख पत्रों का भुगतान एकत्रित करना। नंबर 3 ग्राहकों के विभिन्न भुगतान प्राप्त करना, यानी कि ग्राहक के आदेशानुसार उसके किराया बिल ब्याज आदि को कलेक्ट कर उसके खाते में जमा करना। नंबर 4 ग्राहकों की ओर से भुगतान करना, तो ग्राहकों की ओर से उसका बिजली का बिल, मोबाइल का बिल, सिलेंडर का बिल, मकान का किराया, ब्याज आदि का भुगतान करना। नंबर 5 सरकारी तथा अर्ध सरकारी दोनों प्रकार की प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। नंबर 6 ग्राहकों को आर्थिक सलाह देना। नंबर 7 ग्राहकों के लिए पासपोर्ट आदि की व्यवस्था करना। नंबर 8 ग्राहकों की बहुमूल्य प्रतिभूतियों या सामान को रखने के लिए लॉकर सुविधा देना। नंबर 9 यात्री चेक जारी करना। नंबर 10 विदेशी विनिमय की व्यवस्था करना। नंबर 11 सोने चांदी का क्रय विक्रय करना। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।